कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। और आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने, तभी कहानी सुनने में मज़ा आएगा। और सुनने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईशानी बाथरूम में जाकर एक कुर्सी वहाँ पर रख देती है और अथर्व के पास जाकर उसे बाथरूम में ले आती है और वहाँ ले जाकर उसे कपड़े उतारने को कहती है। ईशानी की बातें सुनकर अथर्व एक शरारती स्माइल लिए हुए उसे देखता है और कहता है, वाइफी, मुझे पता है तुम थोड़ा रोमांटिक होना चाहती हो, लेकिन इस तरह से सीधे कह देना कि कपड़े खोल दो थोड़ा awkward नहीं लगा? उसकी बात पर ईशानी अपनी आंखें फाड़ के उसे देखने लगती है। उसे खुद से दूर करके कहती है, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। जब तक अपने कपड़े खोलकर बैठेंगे नहीं, तब तक मैं आपको स्पंज बात कैसे दूंगी? उसकी बात पर अथर्व कहता है, तो क्लियर बोलना चाहिए ना, आधा अधूरा बोलोगे तो मुझे तो ऐसे ही समझ में आएगा ना वाइफी। ईशानी समझ चुकी थी कि अथर्व सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए उसने उसकी बातों को इग्नोर करके उसे बैठने के लिए कहा। अथर्व इस समय अपना एक पैजामा, जो कि उसके घुटनों से थोड़ा सा ऊपर तक का था, उसे पहनकर उसे टेबल पर बैठा हुआ था। ईशानी ने एक छोटे सेटअप में थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया, स्पंज को उसमें डालकर निचोड़ा, लेकिन जैसे ही वो अथर्व की पीठ को साफ करने गई, उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर अथर्व बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम डर क्यों गई? उसकी बात सुनकर ईशानी ने खुद को नॉर्मल किया और कहा, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। फिर वो अथर्व के पीठ पर देखने लगी, जहाँ एक बहुत ही खतरनाक नाक का टैटू बना हुआ था, जिसके साथ में एक ईगल भी थी। वो दोनों इस समय फाइट कर रहे थे। था तो एक टैटू ही, लेकिन वो इतना रियलिस्टिक लग रहा था कि कोई भी देखे तो एक बार डर जाए। ईशानी उस टैटू को इग्नोर करके इधर धीरे धीरे अथर्व की पूरी बॉडी को साफ करती है और उसे टॉवल से पोंछकर कपड़े पहनाती है और बाथरूम से लेकर आती है। इन सब के बीच में एक बार भी उसने अथर्व की ओर नहीं देखा था, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, जो कि उसके चेहरे की रंगत देखकर ही समझ में आ रही थी। अथर्व उसकी ये रंगत देखकर काफ़ी खुश था। कुछ देर बाद ईशानी अथर्व को कमरे में लाती है तो देखती है कि टेबल पर अथर्व के लिए सूप रखा हुआ है। वो अथर्व को सूप पिलाती है और उसे दवाइयाँ देकर सोने को कहती है। तो अथर्व उसे कहता है, मैं क्या तुम्हें छोटा बच्चा दिखता हूँ? इसे नहला धुला के खाना खिला दिया और सुला दिया। उसकी बात सुनकर ईशानी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो बोलती है, क्या कहना चाहते हैं आप? तो अथर्व कहता है, मुझे मेरा लैपटॉप दे दो, मुझे कुछ काम करना है। उसकी बात पर ईशानी गुस्सा होते हुए कहती है, आपका हाथ इंजर्ड है, इस कंडीशन में आप काम नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे खींचकर खुद के ऊपर गिरा लेता है और करवट लेकर उसे नीचे कर उसके ऊपर आकर कहता है, कोई नहीं, काम नहीं कर सकते तो थोड़ा रोमांस तो कर ही सकते हैं ना। ईशानी अथर्व से कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से तुम्हारे स्टिचेस खुल सकते हैं। उसके बाद पर अथर्व कहता है, अगर इतना ही ध्यान हो तो खुद मेरी बाहों में चली आवा करो, तो मुझे इस तरह की हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी और मेरी चोट भी सही हो जाएगी। ईशानी उसे खुद को छुड़ाते हुए कहती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो मुझे। अथर्व कहता है, मैं नहीं छोड़ने वाला, मुझे मेडिसिन चाहिए। उसके बाद पर ईशानी कहती है, मेडिसिन तो मैं तुम्हें दे दी थी ना, इस टाइम की कोई मेडिसिन नहीं है। उसकी बात पर अथर्व कहता है, मुझे वो मेडिसिन नहीं चाहिए, मुझे ये मेडिसिन चाहिए। ऐसा कहते हुए वो ईशानी के होठों की तरफ इशारा कर रहा था। उसका इशारा समझकर ईशानी गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए कहती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ऐसा करके वो खुद को छुड़ाकर कमरे में चली जाती है। उसकी बातें सुनकर अथर्व को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ साइड टेबल पर मारता है, जिससे वहाँ रखे हुए लैंप और बाकी की चीज़ें गिर जाती हैं। ईशानी को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अथर्व ने उसके साथ आज तक इतना सब कुछ किया, लेकिन वो सोचता है कि अब वो उसे माफ़ कर देगी। माना कि उसने उसके पापा की जान बचाई, लेकिन उसके लिए वो उसके साथ किए हुए बाकी चीज़ों की वजह से माफ़ नहीं कर सकती है। वो दूसरे कमरे में चली जाती है और वहाँ पर दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। अथर्व अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी उसके कमरे में अखिल आता है और वो उसे कहता है, तुझे जरा भी चैन नहीं है, तूने फिर उसे रुला दिया। उसकी बात पर अथर्व कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अखिल कहता है, अच्छा,
तो उसका रोने का मूड कर रहा था, जो तेरे कमरे से रोते हुए जाकर दूसरे कमरे में बंद करके तब से पड़ी हुई है। अथर्व कहता है वो समझती क्यों नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अखिल कहता है तो तूने उससे कभी प्यार से समझाया है कि तू उससे प्यार करता है? कभी उसके इमोशंस को समझा है? हमेशा तो खुद का इमोशन उसके ऊपर थोपने की कोशिश कीजिए। जब मन चाहा शक कर लिया, उस पर हाथ उठा दिया, और जब मन चाहा तो उससे प्यार करने लगा। तुझे क्या लगता है वो तेरे मूड के हिसाब से रहेगी? तो अथर्व कहता है तो तू ही बताना मैं क्या करूं। उसकी बात पर अखिल कहता है पहले उसे समझने की कोशिश कर, अपने रिश्ते को धीरे धीरे शुरू कर। इस तरह खुद को उस पर फोर्स करेगा तो वो तेरे करीब आने की वजह से दूर चली जाएगी। अथर्व को भी अखिल की बात सही लगती है और वो अपना सर हाँ में हिला देता है। रात को अथर्व को खाना खिलाने ईशानी नहीं आई, बल्कि निशा और वाणी आई थी। अथर्व ने कोई रिएक्ट नहीं किया और डिनर कर लिया। उसके बाद उसने दवा भी ली और कमरे में लेटा है ईशानी का इंतज़ार करने लगा। लेकिन दवा की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई। रात के करीब 1:30 बजे करीब उसकी नींद खुली तो उसने सामने सोफे पर ईशानी को सोते हुए देखा। अथर्व मन ही मन में सोच लिया था कि वो कैसे ईशानी को अपने करीब लेगा और कैसे उसे अपने प्यार का एहसास करवाएगा। अथर्व एकटक ईशानी को सोफे पर सोए हुए देख रहा था। उसने ईशानी को देखते हुए मन ही मन में सोच रहा था फिलहाल तो वो 2-3 दिन तक बाहर नहीं जा सकता था। उसे ईशानी को देखते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब अगली सुबह उसकी नींद खुली तो उसने समय देखा तो 10 बज रहे थे। तभी उसके कमरे में निशा ब्रेकफास्ट लेकर आती है। अथर्व के पूछने पर निशा उसे बताती है कि ईशानी की एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी थी, इसलिए वो सुबह सुबह जल्दी चली गई है। अथर्व को इस बार थोड़ा सा हर्ट होता है कि ईशानी उसे बिना मिले ही चली गई, लेकिन फिर भी उसने मन ही मन में सोच लिया था कि वो ईशानी को मना कर ही रहेगा। दूसरी तरफ ईशानी अपने ऑपरेशन थिएटर में थी। वो जो ऑपरेशन ऑपरेट करी थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि उस आदमी को गोली लगी थी जो कि उसके सीने के बहुत ही नाजुक हिस्से में लगी थी। ईशानी ने अपने पूरे एफर्ट लगा दिया। लगभग 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो बाहर आई और उसने सभी को कोई इंस्ट्रक्शन दिए। उसके बाद वो अपने केबिन में जाने लगी। तभी उस पेशेंट की वाइफ उसके सामने आ गई तो उसने उसे बताया कि उसके हस्बैंड अभी आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन कुछ दिनों तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ये बोलकर ईशानी अपने केबिन में आ जाती है, लेकिन जब वो अपने केबिन में कदम रखती है तो हैरान हो जाती है। ईशानी का पूरा केबिन फूलों से सजा हुआ था। ये सारे फूल उसके फेवरेट थे। उसका पूरा कमरा उन फूलों की महक से दमक रहा था। ईशानी की जो अब तक थकावट थी ऑपरेशन की वजह से, उन फूलों को देखकर वो शायद कुछ कम हो गई थी। वो स्माइल करते हुए अंदर आती है तो उसे एक कार्ड पड़ा हुआ उसकी टेबल पर मिलता है। ईशानी उस कार्ड को उठाती है। वो उस पर बड़े ही प्यार से शब्दों में लिखा हुआ था, मेरी प्यारी वाइफ के लिए उसके प्यार पसंदीदा फूल। इसके साथ ही वहाँ पर एक हार्ट का एक और स्माइली इमोजी बना हुआ था। अभी तक किसानी जिन फूलों को देखकर खुश हो रही थी, वहीं अब उसे कार्ड को देखकर थोड़ी गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसे सब बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अथर्व का करना उसे अथर्व से अभी भी उन सब बातों के लिए बहुत सी शिकायत थी। कुछ देर बाद उसने एक पियून को बुलाया, उन सभी फूलों को वहां से हटाने को बोल दिया। पियून सभी फूलों को उठाकर एक साइड में ले जाकर के बाहर रख देता है। तभी एक बॉडीगार्ड ये देख लेता है और अथर्व को फ़ोन करके बता देता है। अथर्व को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसका प्लान फेल हो गया। वो कुछ और सोचने लगता है। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। ईशानी रोज उसके उठने से पहले ही चली जाया करती थी। इस एक हफ्ते में अथर्व बस उसे एक टाइम में देख पाता था जब वो सोई होती थी। आज अथर्व एकदम सही हो गया था। आज वो लगभग 2 हफ्ते बाद अपने ऑफिस आया था, लेकिन उसका मूड बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था। वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ पर अपना गुस्सा उतारे जा रहा था। सबकी सांसें रुकी हुई थी कि कब कौन फायर हो जाए और कब किसका क्या पनिशमेंट मिल जाए। किसी को भी थोड़ी भी भनक नहीं थी। सब डरे हुए थे और सब सहमे हुए थे। इधर अखिल ने निशा को सब बता दिया था कि अथर्व ने क्या हंगामा मचा रखा है ऑफिस में। निशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जैसा अथर्व ने ईशानी के साथ किया था उस हिसाब से ईशानी की नाराज़गी और गुस्सा भी सही था। तभी उसे वाणी की आवाज़ आती है जो उसे कहती है, दीदू क्यों ना बड्डी और मम्मा को मिलने की प्लानिंग करें। निशा को समझ में नहीं आता है कि इतनी छोटी सी बच्ची के पास इतना दिमाग है। थोड़ा बोलती हुई, हाँ बच्चा, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन क्या करें,
वो दोनों थोड़े एटीट्यूड से भरे हुए हैं ना। तो बारी उसके कानों में धीरे से कुछ कहती है, जिसे सुनकर ईशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही फ़ोन करके अखिल को भी इस प्लान के बारे में बता देती है और वो भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मानो बौखलाया हुआ था, क्योंकि वो ईशानी से नहीं मिल पा रहा था। ईशानी के चारों तरफ हमेशा कोई ना कोई गार्ड हुआ करता था। वो बौखलाया हुआ था कि वो ईशानी से नहीं मिल पा रहा था। उसे अपने प्लान को अंजाम देना था। उसे ईशानी से अथर्व को अलग करना था, अथर्व से बदला लेना था और ईशानी को अपना बनाना था। वो बैठे हुए अपने कमरे में शराब पिए जा रहा था और उसके सामने ही एक बहुत बड़ी सी पोर्ट्रेट बनी हुई थी। वो किसी और की नहीं बल्कि ईशानी की थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से ईशानी के पोर्ट्रेट के पास आता है और उसके चेहरे और होठों पर हाथ फेरते हुए कहता है, बहुत जल्दी तुम उस अथर्व को छोड़कर मेरे पास आओगी। तुम्हें पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। तुम्हें अपने नीचे मसलने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। जल्दी से आओ, मेरी प्यास बुझाओ। बहुत तड़प रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। बोलते हुए वो उसके पोर्ट्रेट पर अपने होठ फायर करता जा रहा था। थोड़ी देर में उसके कमरे में एक लड़की आती है जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। मानो उसे अपनी 2 उंगलियों के इशारे से अपने पास बुलाता है। नशे में उसे इस समय उस लड़की में ईशानी दिखाई दे रही थी। वो उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और उसे बिस्तर पर पटक कर अपनी मनमानी उसके साथ करने लगता है। उसके साथ मनमानी करते हुए वो बार बार ईशानी का नाम ले रहा था। उस लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो लड़की उसके नीचे तड़प रही थी और खुद को छुड़ाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन नशे में मानो एक दरिंदा बन चुका था। काफ़ी देर तक उस लड़की के साथ अपनी मनमानी करने के बाद मानो वहीं उस लड़की के ऊपर ही बेहोश हो गया। वो लड़की भी उसकी दर्द की बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी बेहोश हो चुकी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो एक लाश बन चुकी है। उसके शरीर पर जगह जगह कटने के निशान थे। उसके होठों से खून बह रहा था और उसके गले के पास भी खून निकल रहा था। दूसरी ओर जब ईशानी शाम को घर आती है तो उसे हाल में ही अखिल, निशा और भाड़ी मिलते हैं। भाड़ी उसे देखते ही दौड़ के उसके पास आती है। ईशानी उसे गोद में उठा लेती है और प्यार से कहती है, बच्चा, मैं आपको मना किया था ना कि आप तेज़ी से नहीं भाग सकते। बाड़ी उसके गालों को चूम कर कहती है, मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। सॉरी मम्मा। ये बोलकर वो अपने कानों को पकड़ लेती है। ईशानी भी उसके गालों को चूम कर कहती है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप बताओ, आप क्या खाओगे? आज मैं सब कुछ आपकी पसंद का बनाऊंगी। निशा ने उन दोनों को घूर कर देखा और कहा, ईशु, तुझे नहीं लगता कि तुझे मेरी पसंद का भी कुछ बनाना चाहिए? ईशानी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम दोनों भी बता दो, तुम दोनों को क्या खाना है? सभी ने उसे अपनी अपनी पसंद बताई। ईशानी ने बाड़ी को वहीं हाल में बिठाया और कहा, मैं अभी फ्रेश होती हूँ, थोड़ी देर में सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अथर्व अपनी जगह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। तभी उसकी नज़र सामने से किचन से आ रही ईशानी पर पड़ती है। ईशानी को देखकर उसकी आंखें उसी पर जम जाती हैं, क्योंकि इस समय ईशानी ने एक नेवी ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था, जिसमें से कुछ लटें निकालकर उसके गालों को चूम रही थी। ईशानी ने अपने पल्लू को समेट कर अपने कमर में फंसा रखा था, जिससे उसकी पतली कमर साफ दिख रही थी। अथर्व एकटक उसे देखे जा रहा था। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर से उसके होठों से होते हुए उसकी गहरी नाभि पर जाकर टिक जाती है, जो उसकी साड़ी से झांक रही थी। अथर्व अपने सुध बुध भूलकर एकटक उसे देखे जा रहा था। ईशानी का ध्यान इस समय अथर्व पर नहीं था। वो तो बस डाइनिंग टेबल पर खाना सेट कर रही थी। बाकी सबकी नज़र अथर्व पर थी और अथर्व को इस तरह से ईशानी में खोया देखकर सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तभी उसका ध्यान अखिल की बातों से टूटता है, जो उसे कहता है, अब बस भी कर, क्या भाभी को नज़र लगाएगा? अखिल की बात सुनकर अथर्व हड़बड़ा जाता है और अपना चेहरा इधर उधर करने लगता है। लेकिन बाड़ी जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। कहती है, बड्डी, कैसे मम्मा में खोए हुए देख रहे थे? जब ईशानी उसकी बात सुनती है तो उसे शर्म आ जाती है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके धीरे से बुदबुदाती है, इनकी बेशर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक बार भी अपनी हरकतें से पहले नहीं सोचते हैं कि आसपास एक छोटी बच्ची भी है। थोड़ी देर में वो खाना सभी को सर्व करके अपनी जगह बैठ जाती है।
अथर्व ने जब अपनी प्लेट में देखा तो उसके मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि खाने में उसका भी फेवरेट बना हुआ था। वो एक बार ईशानी की ओर देखता है और अपने मन में कहता है, चाहे कितना भी गुस्सा दिखा ले, चाहे कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन मेरी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखती है। तुम्हारी यही तो बात मेरे दिल को भा जाती है। सभी अपना खाना खा रहे होते, तभी बाड़ी कहती है, बडी, आपको याद है आपने मुझे एक प्रॉमिस किया था। अथर्व उसकी ओर देखता है तो बाड़ी आगे कहती है, आपने कहा था कि इस वीकेंड आप हम सबको घुमाने लेकर जाओगे, शॉपिंग पर लेकर जाओगे और पिकनिक पर भी लेकर जाओगे। अथर्व उसकी ओर देखता है और कहता है, मुझे याद है बच्चा, कल सभी सुबह तैयार रहना, हम सब पहले शॉपिंग पर जाएंगे, दिन भर पूरा दिन साथ में करेंगे और अगले दिन पिकनिक पर भी जाएंगे, ओके। उसकी बात सुनकर बाड़ी जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। ईशानी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बाड़ी को मना करके वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। सभी डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अथर्व जब अपनी स्टडी में अपना बाकी का काम कंप्लीट करके रूम में आता है तो देखता है कि बाड़ी ईशानी से चिपक कर सोई हुई है। अथर्व को उन दोनों को ऐसे देखकर थोड़ी सी जलन महसूस होती है। वो कहता है, ये बेबी को मुझसे चिपक कर सोना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे तो एटीट्यूड दिखाती रहती है, जैसे मुझ में कांटे लगे हुए हैं। कोई नहीं, मेरा भी टाइम आएगा, तब गिन गिन के तुमसे सारे बदले लूँगा। ये बोलकर वो उन दोनों के पास जाता है और दोनों को ही अपनी बाहों में भरकर नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह अथर्व की नींद पहले खुल जाती है। वो देखता है कि बाड़ी को ईशानी ने अपनी बाहों में समेट रखा है, जैसे उसके छोड़ते ही वो कहीं चली जाएगी। बाड़ी के लिए ईशानी का ये प्यार देखकर अथर्व के दिल में एक खुशी का एहसास होता है। उसे हमेशा ही तकलीफ होती थी कि बाड़ी को एक माँ का प्यार नहीं मिला है, लेकिन ईशानी उसे एक माँ की तरह प्रोटेक्ट करती थी। अथर्व अपने मन में कहता है, यूं ही नहीं कहा जाता है कि भाभी माँ समान होती हैं। ईशानी जैसी लड़की हो तो वो माँ समान नहीं बल्कि माँ ही बन जाती है। फिर वो उठकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में उसके जाने के 5 मिनट बाद ही ईशानी की नींद खुलती है। वो देखती है कि बाड़ी उसे चिपक कर सो रही है। बाड़ी को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो उसके माथे पर एक किस करके उठ जाती है और उसके दोनों तरफ टेडी बियर लगा देती है ताकि वो गिरे ना। अथर्व को कमरे में ना देखकर ईशानी को लगता है कि शायद वो अपने जिम में होगा। रोज़ सुबह अथर्व की आदत थी जिम जाने की, लेकिन आजकल वो जिम नहीं जाता था। वजह थी उसकी चोट, और ये बात ईशानी भूल चुकी थी। वो अनजाने में ही बाथरूम में चली जाती है। उसकी आंखें अभी तक पूरी खुली नहीं थी, वो हल्की नींद में ही थी। वो अपनी आंखें मलते हुए बाथरूम में जाती है, लेकिन बाथरूम का नज़ारा देखकर उसकी आंखें शौक की वजह से बड़ी हो जाती हैं। बाथरूम में वो देखती है कि अथर्व एक टॉवल में खड़ा, उसकी बॉडी को देखकर ही लग रहा था कि इस समय उसने टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं पहना है। वो दूसरे हाथ से अपने बालों को दूसरे टॉवल से पोंछ रहा था। उसकी पीठ इस समय ईशानी की तरफ थी। तभी अथर्व का ध्यान शीशे पर जाता है जिसमें ईशानी दिख रही थी। ईशानी आंखें बड़ी बड़ी करके अथर्व को देख रही थी, जिसे देखकर अथर्व के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती। ईशानी की नज़रें तो अथर्व पर से हटी नहीं रही थी। अथर्व के कट और उसकी वेल शेप बॉडी देखकर उसकी निगाहें उसी पर ठहर गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उसकी चार्म में एक बार के लिए खो गई थी। तभी उसके कानों में अथर्व की आवाज़ आती है, अगर तुम देखना चाहती हो तो अच्छे से देख लो, चाहो तो मैं इसे भी उतार सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी टॉवल पर पॉइंट करता है जिसे उसने पहन रखी थी। उसकी बात सुनकर ईशानी अपने होश में आती है और नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है कहकर बाहर जाने लगती है। लेकिन वो कदम बढ़ाती उसके पहले ही उसका पैर पानी में पड़ जाता है, जिससे वो फिसल जाती है। उसे पकड़ने के लिए अथर्व आगे बढ़ता है। दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों जाकर बाथटब में गिर जाते हैं। एक छपाक की आवाज़ से दोनों के ऊपर पानी गिरता है, जो कि बाथटब का ही था। इस समय दोनों भीग चुके थे और एक दूसरे के बेहद करीब थे। ईशानी नीचे थी और उसके ऊपर अथर्व था। दोनों इस समय भीग चुके थे। दोनों के चेहरे इस समय एकदम पास थे। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। अथर्व एक टक ईशानी के चेहरे को देखे जा रहा था। ईशानी भी एक टक अथर्व को आंखों में देख रही थी। उसके दोनों हाथ इस समय अथर्व के कंधे पर थे और अथर्व के दोनों हाथ इस समय उसकी कमर से लिपटे हुए थे। अथर्व तो हमेशा ही ईशानी के करीब होकर उसमें खो जाया करता था, लेकिन आज पहली बार था जब ईशानी भी उसकी करीबी में खो चुकी थी। अथर्व की निगाहें ईशानी की होठों पर जा रुकती है, जो इस समय हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अथर्व ने
अपने एक हाथ को उसकी कमर से हटाकर उसके चेहरे के पास रखा और अपने और उसके होठों के बीच के उस गैप को मिटा दिया। अथर्व बहुत ही पैशनेट होकर ईशानी को किस कर रहा था। आज ईशानी उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, वजह तो वो भी नहीं जानती थी, लेकिन उसकी बाहें अथर्व के कंधे और बालों में घूम रहे थे। उन दोनों की शादी को लगभग 1.5 से 2 महीने होने को आए थे, लेकिन आज पहली बार था जब अथर्व के उसके करीब जाने पर ईशानी ने कोई एतराज़ नहीं जताया था, बल्कि वो उसका साथ दे रही थी। ईशानी का साथ पाकर अथर्व की खुशी चौगुनी हो गई और थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि ईशानी भी उसे किस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईशानी को शायद किस करना नहीं आता था। यह एहसास होते ही अथर्व के दिल में एक खुशी की लहर गूंज उठी। जब अथर्व को लगता है कि ईशानी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो उसके होठों को आज़ाद कर देता है। ईशानी जोर जोर से सांस ले रही थी, लेकिन जैसे ही अथर्व ने अपने होठों को उसके गले पर रखा, उसकी सांसें फिर से रुक गईं। अथर्व उसके गले पर किस किए जा रहा था और ईशानी अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांस लेकर उसके एहसास में डूबी जा रही थी। वो दोनों और आगे बढ़ते उसके पहले ही उन दोनों को एक आवाज़ आती है और दोनों ही अपने होश में आ जाते हैं और हड़बड़ा कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग होकर बाथरूम से बाहर आते हैं और सामने जब दोनों की निगाहें पड़ती हैं तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जब दोनों ने सामने देखा तो वहाँ पर बाड़ी अपनी आंखों पर हाथ रखकर खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर तो ईशानी को और भी ज़्यादा एम्बेरेंस फील होने लगता है। तभी उसके कानों में अथर्व की आवाज़ आती है, बाड़ी आप यहाँ क्या कर रहे हो? ईशानी जब उसकी ओर देखती है तो उसके चेहरे के भाव एकदम शून्य थे। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों को ऐसी एम्ब्रेस्ड कंडीशन में किसी ने देख लिया है। उसकी बात सुनकर बाड़ी अपनी आंखों से हाथ हटाती है और कहती है, बड़ी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। अरे रोमांस करने से पहले डोर लॉक कर लिया होता। बाड़ी की ऐसी बातें सुनकर ईशानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बाड़ी को देख रही थी। अथर्व ने बाड़ी को देखा और कहा, आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो बाड़ी? बाड़ी उसकी ओर देखती है और कहती है, सॉरी मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, नेक्स्ट टाइम से डोर लॉक कर लेना। ये बोलकर वो जाने लगती है वहाँ से। ईशानी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अथर्व की ओर देखे और तुरंत बाथरूम से बाहर भाग जाती है। उसे इस तरह से भागता देखकर अथर्व के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है वैसे ही ईशानी फुर्ती से बाथरूम के अंदर चली जाती है और डोर को अच्छे से लॉक कर लेती है। अथर्व डोर की तरफ एक बार देखता है, फिर तैयार होकर नीचे चला जाता है। नीचे जब वो जाता है तो डाइनिंग टेबल पर निशा, अखिल और बाड़ी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। अथर्व को वहाँ आया देखकर वो सभी बिल्कुल सीरियस बैठ जाते हैं। वो सभी नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर में उन सभी के कानों में पायल की आवाज़ आती है। जब उन सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है तो वहाँ से ईशानी जल्दी जल्दी उतर कर आ रही थी। अथर्व की नज़र उस पर ही ठहर जाती है। ईशानी ने आज पीच और रेड कलर की कॉम्बिनेशन का अनारकली सूट पहन रखा था जो कि स्लीवलेस था। उसने हल्की रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी और बालों को खुला किया हुआ था। उसके हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ थी और मांग में सिंदूर और माथे के बीच में एक छोटी सी लाल रंग की बिंदी थी। ईशानी को ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं था, या ये कह सकते हैं कि उसे मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी। वो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी। ईशानी जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है और बैठ जाती है। निशा ने उसे देखा और कहा, ईशु आज तो इतना लेट क्यों हो गई? कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। ईशानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो निशा की बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि बाड़ी ने सभी को सब कुछ बता दिया होगा। अथर्व समझ गया था कि निशा ईशानी को छेड़ रही है, इसलिए वो अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, तुम भूल क्यों जाती हो कि वो अपनी फ्रेंड के साथ साथ तुम्हारी भाभी भी है? तो उसे नाम से ना कह के भाभी बुलाया करो। उसकी बात पर निशा मुंह बनाती और कहती है, भाई आपने मेरे फ्रेंड से शादी कर ली थी, उसे मेरी क्या गलती? वो मेरी फ्रेंड है और हमेशा फ्रेंड ही रहेगी, है ना ईशु? ये बोलकर वो ईशानी की ओर देखने लगती है तो ईशानी भी उसे देखकर स्माइल कर देती है। थोड़ी देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं और आज और कल का पूरा दिन वो सभी इंजॉय करने वाले थे। निशा ने इस समय एक ब्लैक जीन्स और उसके ऊपर पिंक कलर की टॉप पहनी थी। पैरों में स्नीकर्स पहन रखे थे उसने। अखिल भी उसी के मैच करता हुआ ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट पहन रखा था। बाड़ी ने एक डोंगरी पहन रखी थी जो कि पिंक कलर में थी, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसकी 2 चोटियाँ बनी हुई थी जो उसके कंधों से नीचे तक की जाती थी।
अथर्व ने भी ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन रखा था। सभी निकलने वाले होते हैं कि अथर्व ईशानी का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, क्या तुम ये सूट पहनकर चलने वाली हो? ईशानी उसे देखती है और कहती है, मैं यही पहनती हूँ, इसलिए मैं यही पहनकर चलूँगी। उसकी बात पर अथर्व उन सबको कहता है, तुम सब गाड़ी में वेट करो, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो ईशानी का हाथ पकड़कर कमरे की ओर ले जाने लगता है। कमरे में आकर ईशानी कहती है, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्यों पकड़ कर लेकर के आए हैं? उसकी बात पर अथर्व कुछ नहीं कहता है और क्लोजेस्ट रूम में चला जाता है। वहाँ से एक ड्रेस लेकर आता है। वो कहता है, इसे पहनो। ईशानी जब जीन्स देखती है तो वो कहती है, मैं जीन्स नहीं पहनती। अथर्व कहता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुमसे कहा है पहनने के लिए। ईशानी मुंह बनाकर वो ड्रेस लेकर के चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो क्लोजेट से बाहर आती है तो इस समय उसने ब्लू जीन्स और वाइट कलर की लॉन्ग कुर्ती पहन रखी थी, जिसमें वो कंफर्टेबल थी। जब वो क्लोजेस्ट रूम में गई और उसने वहाँ लॉन्ग कुर्ती देखी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि अथर्व ने ही उसके लिए वही ड्रेस चेंज की थी जिसमें वो कंफर्टेबल रह सके। उसे कहीं ना कहीं इस बात की खुशी होती थी कि अथर्व हमेशा उसके कंफर्टेबल का ख्याल रखता था। उसके लिए उसने घर में वही कपड़े अरेंज करवाए थे जो वो पहनने में हमेशा कंफर्टेबल रहती है। आज भी उसने जीन्स लिया, लेकिन उसके साथ एक लॉन्ग कुर्ती ली थी। थोड़ी देर बाद जब ईशानी बाहर आती है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो वो हमेशा ही खूबसूरत लगती है, लेकिन आज थोड़ी अलग लग रही थी। उसने अपने बालों की फ्रेंच चोटी बनाई थी। अथर्व के साथ नीचे चली गई। अथर्व ने ड्राइविंग सीट संभाली। उसके बगल में अखिल बैठा हुआ था। पीछे की सीट पर निशा और ईशानी बैठी हुई थी। उन दोनों के बगल में छोटी सी बाड़ी बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद अथर्व ने अपनी गाड़ी को एक एम्यूजमेंट पार्क के सामने रोका। एम्यूजमेंट पार्क देखकर ईशानी, निशा और बाड़ी तीनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और उन दोनों के चेहरे की मुस्कान देखकर अखिल और अथर्व के चेहरे पर एक सुकून उतर आया। अथर्व बाड़ी के पास आता है, उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है, बताओ सबसे पहले आप कौन सी राइड करना चाहोगे? उसके बाद बाड़ी कहती है, मैं पहले फेरी व्हील राइड पर चलेंगे। उसकी बात पर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन ईशानी के चेहरे पे थोड़ा सा डर का भाव आ जाता है, जिसे अथर्व अच्छे से नोटिस कर लेता है, और इस नोटिस करके उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। अथर्व अखिल को कुछ इशारा करता है तो अखिल बाड़ी को अपनी गोद में ले लेता है। बाड़ी, निशा और अखिल एक साथ बैठे थे और दूसरी ओर अथर्व और ईशानी बैठ गए। जैसे ही राइड स्टार्ट हुई, शुरू में तो सब ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ी देर में ईशानी को डर लगने लगता है। वो डर कर अथर्व की गोद में बैठ जाती है। अपना चेहरा उसके गले में छुपाकर अपने दोनों हाथों को उसके गले में बांध लेती है। अथर्व भी मौके का फ़ायदा उठाकर ईशानी की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अथर्व को इस तरह से ईशानी पर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि वो एकदम छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। वो इस समय अथर्व की गोद में ऐसे चिपक कर बैठी हुई थी, इस बात का उसे एहसास भी नहीं था, और उसे इस तरह से खुद से चुप हुए महसूस करके अथर्व की सांस भारी हो रही थी। उसकी गर्म सांसें जैसे ही ईशानी के कंधे और गले की छोर पर पड़ती है, वो एक झटके से अथर्व के चेहरे को देखती है। अथर्व बहुत ही इंटेंस नज़रों से उसे देखे जा रहा था। ईशानी भी उसके चेहरे को देख रही थी। अथर्व ने अपनी एक आईब्रो उठाकर इशारा किया, जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ। ईशानी धीरे से कहती है, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। अथर्व उसे देखता और कहता है, तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ईशानी कहती है कि वो बाड़ी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन डर के मारे यहाँ से गिरकर तुम अपनी हड्डियाँ तोड़ सकती हो, है ना? अथर्व ने उसकी बात को काट कर कहा। ईशानी उसकी तरफ देखती है तो कहती है, मैं कैसे गिर जाऊँगी? अथर्व कहता है, ऐसे ही ये करके उसकी कमर से दोनों हाथ हटा देता है, जिससे ईशानी हिलने लगती है। ईशानी और ज़ोर से अथर्व को पकड़ लेती है। अथर्व जोर से हंसने लगता है, जैसे ईशानी का मजाक उड़ा रहा हो। उसने गुस्से में उसे घूरती हुई कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं गिर जाऊंगी तो? अथर्व उसके कान के पास जाता है और कहता है, अगर गिरना नहीं चाहती हो तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चुपचाप बैठी रहो और बिल्कुल भी हिलना मत। ईशानी मरती क्या ना करती, वो चुपचाप इस तरह से उसकी गोद में बैठी रह गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कांप गई, क्योंकि अथर्व ने अपने होंठ उसके गले और कंधे पर रख दिए थे। ईशानी अपनी आंखें नीचे अथर्व को जोर से पकड़े उसकी गोद में बैठी हुई थी, और इस सिचुएशन का फ़ायदा अथर्व बखूबी से उठा रहा था। ईशानी धीरे से कहती है, आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे एडवांटेज नहीं उठा सकते हैं। अथर्व कहता है, मैं कोई एडवांटेज नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि तू मेरी गोद में बैठी हो।
मेरा एडवांटेज उठा रही हो। तो अगर मैं थोड़ा सा एडवांटेज ले लिया तो इसमें गलत क्या है? ये बोलकर उसने अपने होठों को फिराकर उसके गालों पर रख दिया। अचानक से अथर्व के दिमाग में कुछ ख्याल आता है। उसने अपने मोबाइल को धीरे से निकाला और किसी को मैसेज कर दिया। उसके मैसेज भेजने के 2 मिनट बाद ही वो फेरी व्हील अचानक से रुक गई। इस समय अथर्व और ईशानी एकदम टॉप पर थे। जैसे ही ईशानी को एहसास होता है कि वो फेरी व्हील रुक गई है तो वो बाहर देखने लगती है। अचानक से उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर वही दोनों थे। वो अथर्व की ओर देखती है और कहती है, ये फेयरवेल रुक क्यों गई है? हम यहाँ फंस गए, प्लीज़ कुछ करो ना। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर डर के भाव से अथर्व ने उसके चेहरे को अपनी ओर किया और उसकी चिन को पकड़कर कहा, ये फेरी बॉल स्टार्ट हो जाएगी अगर तुम मेरी बात मानो तो। ईशानी उसकी तरफ देखती और कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? अथर्व उसकी आंखों में देखा और कहता है, अगर तुम खुद से मुझे किस करो तो ये फेरी व्हील तुरंत ही चलने लगेगी। ईशानी उसे देखती और कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कोई किस विस नहीं करने वाली हूँ आपको। उसकी बात पर अथर्व कहता है, तो ठीक है बैठी रहो, मैं तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें इस तरह से लिए बैठा रह सकता हूँ, लेकिन क्या तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे मेरे गोद में इतनी ऊंचाइयों पर बैठी रह सकती हो? ईशानी को समझ आ गया कि इन सब के पीछे अथर्व का ही हाथ है। वो घूम कर उसे देखती है और कहती है, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना? अथर्व उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो कुछ शक है। ईशानी ने उसकी ओर देखा और कहा, सच में आप बहुत बुरे और बहुत ही बेशर्म हो। अथर्व उसके ऊपर अपनी पकड़ कसकर कहता है, अब जो भी हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ और पूरी ज़िंदगी तुम्हें मुझे इसी तरह से झेलना है, तो अब जल्दी करो और मुझे किस करो। बेचारी ईशानी मरती क्या ना करती। उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने होठों को धीरे से अथर्व के होठों पर रखकर वो जैसे ही अलग होने को हुई, अथर्व ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ लगा दिया और उसे एक लाइट किस को पैशनेट किस में बदल दिया। थोड़ी ही देर में ईशानी को एहसास हुआ कि वो फेरी व्हील्स फिर से स्टार्ट हो गई है। वो अथर्व से दूर होने की कोशिश करने लगती, लेकिन अथर्व उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करके उसे किसी किस को और भी डीप किस में बदल देता है। ईशानी सिर्फ उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसके किस को फील कर रही थी। तभी झटके से वो फेरी व्हील रुकती है और वो दोनों ही अलग हो जाते हैं। उसके रुकते ही ईशानी वहाँ से उतरकर भाग जाती है और निशा और वाड़ी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अथर्व अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए अपने होठों पर हाथ फेरते हुए नीचे उतरता है, लेकिन जब अखिल को देखा तो वो उसे अजीब नज़रों से देखे जा रहा था। अथर्व को समझ में नहीं आता है कि अखिल उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी अखिल अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके अथर्व को दिखाता है। अथर्व जब फ्रंट कैमरे में खुद का चेहरा देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो कुछ कहता है उसके पहले ही बाड़ी की आवाज़ आती है, आपने लिपस्टिक लगाई है? बाड़ी की बात सुनकर अथर्व झेप जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो उसका क्या जवाब दे। ईशानी का तो मन कर रहा था कि वो गड्ढा खोदे और उसी में कूद जाए। मन ही मन उसे अथर्व पर भी गुस्सा आ रहा था। आज उसकी बेशर्मी की वजह से उन दोनों को ही सबके सामने एम्ब्रेस्ड होना पड़ रहा था। बाड़ी कुछ कहती उसके पहले ही निशा उसका ध्यान हटाते हुए कहती, बेबी आप आइसक्रीम नहीं खाओगे? यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर की आइसक्रीम मिलती है, चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। ये बोलकर वो बाड़ी को लेकर चली जाती है। अखिल भी उसके पीछे ही चला जाता है। उन तीनों के जाते ही अथर्व एक गहरी सांस लेता है, लेकिन उसकी नज़र ईशानी पर पड़ती है तो वो उसे गुस्से से घूर रही होती है। अथर्व पहले अपनी जेब से अपनी हैंकी निकालता है और अपने होठों को साफ करके ईशानी की तरफ जाने लगता है, तो ईशानी उसे देखकर गुस्से से वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अथर्व भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर कहता है, अरे ईशु सुनो तो, तुम कहाँ जा रही हो इस तरह से गुस्से में? ईशानी गुस्से में पलटती और उसके सीने पर मार कर धक्का देते हुए कहती है, आपकी बेशर्मी हर जगह शुरू हो जाती है ना? आपको जगह की भी परवाह नहीं होती है कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आज आपकी वजह से मुझे कितना एम्ब्रेस्ड होना पड़ा, आपको समझ में भी आता है? इस तरह से कहते हुए अथर्व को धक्का दिए जाती है। उसके धक्के से अथर्व को ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो पीछे की ओर चला जा रहा था। अथर्व संभाल पाता तब तक वो किसी से टकरा जाता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है, सामने उसने एक लड़की खड़ी होती है जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो लड़की जब अथर्व को देखती है तो खुश हो जाती है और ज़ोर से उसके गले लग जाती है। ईशानी जो अब तक अथर्व पर गुस्सा हो रही थी, वो एक टक अथर्व को उस लड़की को देखने लगती है।
उस लड़की का अथर्व के गले लगना ईशानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ देर बाद वो लड़की अथर्व से अलग होती है, उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, व्हाट प्रेजेंट सरप्राइज अथर्व, तुम यहाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अथर्व उसे देखकर कहता है, मुझे भी नहीं यकीन हो रहा है सांची कि तुम यहाँ ऐसे मिलोगी मुझे। तुम यूएस से कब वापस आई? उसकी बात पर सांची कहती है, अभी कुछ दिनों पहले ही आई मैं, तुमसे मिलने की ही सोच रही थी, लेकिन देखो आज तुम यहाँ मिल गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है, और एक तुम हो कि मेरी कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे थे, ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रहे थे, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ईशानी ने देखा कि अभी तक वो लड़की अथर्व से चिपक कर खड़ी है। अथर्व भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखा रहा था। ये देखकर ईशानी का दिल में एक अंदाज सा दर्द उठ गया, उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। ईशानी ने देखा कि अथर्व उस लड़की से बात करने में बिजी हो गया, तो वो धीरे से वहाँ से एक तरफ चली जाती है। सांची से बात करते हुए अचानक से अथर्व का ध्यान आता है कि ईशानी भी उसके पास ही है, लेकिन जब वो देखता है तो ईशानी उसे अपने पास नहीं दिखती है। वो अपनी चारों ओर देखने लगता है तो उसे ईशानी कहीं दिखाई नहीं देती है। वो परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है। सांची भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो पूछ रही थी कि आखिर क्या हुआ अथर्व, किसे ढूंढ रहे हो? अथर्व ने अपना फ़ोन उठाया, अखिल को फ़ोन करके कहा, अखिल क्या तुम्हारे साथ इशू है? उसकी बात पर अखिल मना कर देता है कि वो तो उसके साथ ही थी। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ ईशानी भाभी नहीं है? अथर्व कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास थी, अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अथर्व से अखिल कहता है, एक काम कर, तू ढूंढ, मैं भी ढूंढता हूँ भाभी को। अथर्व को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी, क्योंकि सभी लोग जान गए थे कि ईशानी उसकी वाइफ है और उसके दुश्मनों को भी पता चल चुका था, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसके दुश्मन हमेशा घात लगाए बैठे रहते थे कि कब उसको मात दे सके। और पिछले दिनों और मैसेज को देखकर अथर्व का इतना तो यकीन हो गया था कि कोई है जो ईशानी को टारगेट कर रहा है। अथर्व इधर उधर घूमकर ईशानी को ढूंढ ही रहा था कि अचानक से सांची ने उसे रोक दिया और पूछा, अथर्व क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? इतने परेशान होकर बताओ भी। अथर्व उसे देखा और कहता है, सांची तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बता सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सांची के चेहरे पर एक अजीब भाव आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अथर्व का दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। वो ईशानी को कुछ भी होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो इधर उधर घूम रहा था कि क्या अचानक से उसकी नज़र ईशानी पर पड़ती है, जो एक तरफ गार्डन में एक पेड़ के नीचे शांति से बैठी हुई थी। उसे देखकर अथर्व ने एक गहरी सांस ली। फिर अखिल को फ़ोन लगाकर उसने कहा, ईशानी मिल चुकी है, अब वो निशा और वाड़ी को लेकर घर चला जाए, वो ईशानी को लेकर आ जाएगा। अखिल को भी उसकी बात सही लगती है और वो निशा और वाड़ी को लेकर घर की ओर निकल जाता है। फ़ोन रखकर अथर्व ईशानी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ दिखता है जिसे देखकर उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं। वो दौड़कर ईशानी के पास जाता है, उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। इस तरह अचानक से खींचे जाने पर ईशानी हैरान हो जाती है। उसे ये तो एहसास हो गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि अथर्व है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वो डर कर अथर्व को पकड़ लेती है। अथर्व भी उसे खुद में जोर से भींच लेता है। अथर्व ईशानी को लिए हुए वहीं ज़मीन पर गिरा हुआ था। थोड़ी देर पहले एक गोली चली थी जो कि ईशानी को पॉइंट की गई थी। अथर्व ने दूर से ईशानी के सिर पर एक रेड डॉट देख लिया था। वो समझ गया था कि ईशानी पर गोली चलने वाली है। एक पल के लिए उसका दिल घबरा गया था। वो जोर से ईशानी के पास गया और सही मौके पर उसने ईशानी को बचा लिया। अथर्व ईशानी को समझ पाए उसके पहले ही उन दोनों पर गोलियों की बौछार होने लगी। अथर्व ने जल्दी से ईशानी को खड़ा किया और उसे लेकर पेड़ की आड़ में छुप गया। अथर्व के बॉडीगार्ड्स इस समय दूर थे और इस समय अथर्व के पास उसकी गन भी नहीं थी। अथर्व को इस समय अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ ईशानी की, क्योंकि ईशानी को कुछ भी होना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। और इस समय मौत उन दोनों के सामने खड़ी थी। अथर्व ने अपने हाथ में पहनी हुई वॉच को देखा और उसे एक बटन प्रेस किया, जिससे उसके गार्डों को सिग्नल मिल गया। वो सब वहाँ से अथर्व ईशानी की तरफ बढ़ गए। अथर्व और ईशानी वहाँ एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे और आसपास गए सारे आदमी गन लेकर उन्हें ढूंढ रहे थे। अथर्व ने अभी भी ईशानी को खुद में चिपकाए हुए था। अथर्व ने धीरे से ईशानी के कान में कहा, ईशु
ईशानी ने अपना सिर उठाकर अथर्व की ओर देखा तो अथर्व ने उसे पहले अपने होठों पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा किया और कहा, 1 सेकेंड। फिर उसने ईशानी को वहीं पेड़ के पीछे छुपाया और धीरे से निकलकर आगे की ओर आया। उसने देखा एक आदमी अपनी गन लेकर उन दोनों को ढूंढ रहा था। उसने धीरे से उस आदमी को पीछे से दबोचा और उसके गले को ऐसे ट्रीट किया कि वो वहीं गिर गया और उसकी इस मौके पर डेथ हो गई। अथर्व ने उसकी बंदूक ली और ईशानी के पास चला आया। वो ईशानी को पकड़े हुए उन आदमियों पर गोली चलाया जा रहा था। अब तक उसने लगभग आधे आदमियों को मार दिया था। उसका एक भी शॉट मिस नहीं हुआ था। वो सीधा हेड शॉट ही मारता था। ईशानी को इन सब की आदत नहीं थी। वो उन गोलियों की आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और कांप भी रही थी। अथर्व जानता था कि ईशानी को इन सब की आदत नहीं है, इसलिए वो और ज़ोर से ईशानी को अपने सीने में छुपाए हुए गोलियां चला रहा था। थोड़ी देर में अथर्व के गार्ड आ गए और उन सभी आदमियों को मार गिराए। वो सभी अथर्व और ईशानी को कवर कर चुके थे। थोड़ी देर बाद अथर्व का एक आदमी आया, उससे कहता है, सर सिचुएशन इज़ अंडर द कंट्रोल। अथर्व हाँ में सिर हिलाता है और ईशानी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी ईशानी को वहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो जोर से अथर्व को धक्का दे देती है। उसके धक्का के लिए अथर्व तैयार नहीं था और वो ज़मीन पर एक और गिर जाता है। कोई कुछ समझ पाता तब तक एक गोली चलती है और एक चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। ईशु, अथर्व की एक चीख सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद गार्डों ने ध्यान दिया जो आदमी को उन्होंने मारा था उसमें से एक आदमी जिंदा था। उसने ही वो गोली चलाई है। वो सभी एक साथ उस आदमी को गोलियों से भून देते हैं। दूसरी ओर मानो अपने घर के लिविंग हॉल में बैठा हुआ फ़ोन का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है और सामने से जो कहा जाता है उसे सुनकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो उन सबको एक गंदी गाली देते हुए कहता है, मैंने तुम सबको ये करने के लिए नहीं कहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो गुस्से से अपना फ़ोन पटक देता है और हॉल में जितने भी सामान होते हैं सभी इधर उधर फेंकने पटकने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके घर के हॉल का नक्शा बिगड़ गया था। वो एक कबाड़ खाने की तरह लगने लगा था, जहाँ चारों तरफ चीज़ें बिखरी हुई और टूटी हुई दिखाई दे रही थी। वहीं हॉल के सोफे पर मानो अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। निशा, अखिल और बाड़ी के साथ मेंशन पहुँच चुकी थी। बाड़ी निशा की गोद में सो चुकी थी। निशा ने वाड़ी को ले जाकर उसके कमरे में सुलाया और जैसे ही वो हॉल में आती है अखिल किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुनाई देता है। अखिल बात करते हुए एक शौक में चला जाता है और उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है। किसी अनहोनी की आशंका लेकर निशा भाग के अखिल के पास आती है और उसे हिलाते हुए पूछती है, अखिल क्या हुआ, बताओ तो, तुम इतने शांत क्यों हो, किसका फ़ोन था, बताओ तो। अखिल तब तक उसने देखा कि अखिल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अखिल ने निशा को देखा और जोर से उसके गले लग गया। उसने निशा को गले लगाए कहा, निशा वो उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे गोली लगी है, हमें अभी हॉस्पिटल निकलना होगा। निशा को समझ में नहीं आता कि अखिल किसकी बात कर रहा है। निशा अखिल से अलग होती है और उसे हिलाते हुए कहती है, बताओ अखिल किसकी बात कर रहे हो, कैसी गोली लगी है, किसकी हालत ठीक नहीं है, कौन हॉस्पिटल में है, बताओ अखिल, मैं पूछ रही हूँ। अखिल ने निशा को देखा और धीरे से कुछ कहा जिसे सुनकर निशा के पैर लड़खड़ा गए। वो गिरते उसके पहले ही अखिल ने उसे पकड़ लिया। निशा की आंखों से भी चरचर आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगी। अखिल उसे संभाल रहा था। उसने एक मेड को बाड़ी का ख्याल रखने को कहा और निशा के साथ अस्पताल के लिए निकल गया। आखिर किसको गोली लगी है, क्या हुआ है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।